नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छा हो रहा होगा जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा होगा। आज मैं आपके सामने भारत चीन संबंधों के भाग 2 पर चर्चा करूंगा, जो 1950 से लेकर के सन 2020 तक की घटनाओं को समेटे हुए है। हमने देखा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है और अक्टूबर-नवंबर 1949 में माओ जेदांग के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार चीन में अस्तित्व में आती है और वह पहले से वहाँ शासन कर रहे चियांग काई शेक को फार्मोसा द्वीप या ताइवान पर भागने के लिए विवश कर देती है। इस समय तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन विश्व 2 खेमों में बंट गया है। एक पूंजीवादी समूह है और दूसरा साम्यवादी समूह है, और इनके बीच प्रत्यक्ष संघर्ष तो नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में हर जगह संघर्ष है। इस स्थिति को विश्व इतिहास में शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध के दौरान जो पश्चिमी ताकतें हैं, जिसमें यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन आदि हैं, वे माओ जेदांग की सरकार को मान्यता नहीं देते क्योंकि ये साम्यवाद के खिलाफ हैं। ये चियांग काई शेक जो ताइवान से अपनी सरकार चला रहे हैं, उनको ही असली चीन मानते हैं और उसे ही मान्यता प्रदान करते हैं। 1950 में भारत का संविधान लागू होता है। भारत एक गणराज्य के रूप में हमारे सामने आ रहा है, गणतंत्र के रूप में हमारे सामने आ रहा है। नेहरू जी का यह मानना था कि चूँकि भारत और भारत जैसे अन्य देश औपनिवेशिक शक्तियों के अधीन थे, मुक्त हुए हैं, उनकी समस्याएं एक जैसी हैं, इसलिए ये आपस में शांतिपूर्ण तरीके से सह अस्तित्व को बनाकर रह सकते हैं। नेहरू जी की एक आदर्शात्मक भावना है, जिसे कहा जाता है कि नेहरू जी ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक स्वप्नदर्शिता का समावेश किया, एक रोमांटिसिज्म का, एक रोमानियत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डाली, जबकि उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यथार्थता का अभाव था। लेकिन इससे नेहरू की महानता कम नहीं हो जाती है, यह बात आप सदैव ध्यान रखेंगे। नेहरू जी के बारे में मैं किसी अन्य एपिसोड में आपसे चर्चा करूंगा, तब आपको पता चलेगा कि नेहरू जी की जो गलतियां हैं, वो गलतियां वास्तव में नेहरू जी की नहीं, बल्कि उन लोगों की हैं जिन्होंने नेहरू जी के विश्वास को बार बार तोड़ा। लेकिन फिर भी यह मानना पड़ेगा कि जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आप निर्वहन करते हैं, तो आपको अपने आदर्श नहीं, बल्कि वास्तविकता और यथार्थ के कठोर कदमों को लेना होता है, और उसकी कठोरता के आधार पर ही निर्णय लिए जाने चाहिए। और निश्चित रूप में इसी संदर्भ में नेहरू जी की आलोचना अवश्य ही की जा सकती है, लेकिन वह आलोचना नेहरू जी की महानता को कम नहीं करती है। ये बात आप बहुत स्पष्टता से समझ लेंगे। नेहरू जी का यह मानना था कि एशिया में सभी शक्तियां एक साथ रह सकती हैं, सभी राष्ट्र एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे की सीमाओं का पालन कर सकते हैं, एक दूसरे के सार्वभौमिकता का पालन कर सकते हैं, एक दूसरे के सह अस्तित्व को स्वीकार कर सकते हैं। इसे ही मोटे तौर पर उनका पंचशील का सिद्धांत कहा गया। नेहरू जी ने यह भी माना कि अब अगर हम किसी भी एक गुट में शामिल हो जाते हैं, तो जो हमने औपनिवेशिक शक्तियों से स्वतंत्रता प्राप्त की थी, उस स्वतंत्रता का कोई मोल नहीं रह जाएगा, चाहे भले हम पूंजीवादी गुट में चले जाएं या साम्यवादी गुट में चले जाएं। इसलिए नेहरू ने यहाँ गुट निरपेक्ष के पथ को अपनाया, अर्थात उन्होंने कहा कि मैं किसी भी गुट में नहीं हूँ और मैं सभी गुट में हूँ, और मैं इस आधार पर किसी भी गुट का साथ दूंगा कि कौन कितना सत्य है, कौन कितना सच्चा है, कौन कितना सत्य के साथ खड़ा है। एक तरफ नेहरू उदात्त आदर्शों को लेकर चल रहे हैं, वे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात कर रहे हैं, और नेहरू ये भी मानते हैं कि भारत को जो सीमाएं मिली हुई हैं, ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद जो सीमाएं भारत को मिली हुई हैं, भारत उन सीमाओं का पालन करेगा। भारत न तो किसी और की सीमा में जाएगा और न ही किसी और को अपनी सीमा में आने देगा। 1950 के चीन की सोच क्या है, यह भी हमें जाननी बहुत ज़रूरी हो जाती है। 1950 का चीन जो माओ जेदांग के नेतृत्व में सामने आता है, उसका यह मानना है कि विश्व के केंद्र में चीन है। अगर
वैश्विक स्तर पर या एशिया में कोई एक देश अन्य देशों का नेतृत्व करेगा तो वो सिर्फ चीन होगा, कोई और नहीं। इसके अलावा उसका यह मानना है कि जब चीन कमज़ोर था तब बहुत सारे लोगों ने चीन की सीमाओं का अतिक्रमण किया है और चीन के कई भूभाग भारत जैसे देशों के पास हैं। अतः चीन समय आने पर इन देशों से अपनी सीमाओं का हिसाब किताब जरूर करेगा। इसका मतलब चीन एक प्रसारवादी नीति के साथ आगे बढ़ेगा और चीन एक यथार्थवादी कठोर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नीति पर चल रहा है और दूसरी तरफ भारत एक स्वप्नदर्शी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व वाली नीति पर चलने का प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में नेहरू का यह मानना था कि भारत और चीन दो बड़ी सभ्यताएं हैं और दोनों के बीच विवाद के कोई कारण भी नहीं है। ये नेहरू का मानना था कि विवाद के कोई कारण भी नहीं है तो दोनों आराम से एक दूसरे का समर्थन करते हुए रह सकते हैं। जब पूरे विश्व में किसी ने भी माओ जेदांग या साम्यवादी चीन को मान्यता नहीं प्रदान की थी, तब 1 जनवरी 1950 को भारत ने साम्यवादी चीन को मान्यता प्रदान की और यह मान लिया कि चीन जो असली चीन है वो वही है जहां माओ जेदांग, चाओ एन लाई आदि शासन कर रहे हैं, जबकि विश्व के किसी और देश ने अभी नहीं माना है। तो भारत ने ये पहल की, चीन के साथ विश्वास बहाली की। भारत ने एक पहल की चीन को यह बताने की कि भारत आपके एक बेहतर पड़ोसी और बेहतर मित्र की तरह है। नेहरू जी का हमेशा यह मानना रहा कि भारत की जो सीमा लगती है, अगर देखा जाए तो भारत की सीमा 3 क्षेत्रों के साथ आ रही है, जिसे हम पश्चिमी सेक्टर या पश्चिमी क्षेत्र कहते हैं। वहाँ वर्तमान में यूनियन टेरिटरी के रूप में लद्दाख है। उसके बाद जिसे हम मध्य सेक्टर कहते हैं वहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, और जिसे हम पूर्वी सेक्टर कहते हैं वहाँ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। लद्दाख वाले क्षेत्र में वहाँ पर अक्साई चिन के साथ भारत की सीमाएं लगती हैं चीन के साथ। वहाँ पर जो क्षेत्र है अक्साई चिन, और वहाँ पर अंग्रेज़ों ने जिस रेखा का निर्धारण किया था वो रेखा जॉनसन लाइन कहलाती थी। बाद में उसे मैकडोनल्ड रेखा भी कहा गया। जॉनसन और मैकडोनल्ड, मैकमोहन नहीं, मैकडोनल्ड रेखा कहा गया। और इसके अंतर्गत अक्साई चीन को जम्मू कश्मीर में रखा गया, अर्थात अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं का निर्धारण 1914 की संधि 1914 में एक शिमला समझौते के अंतर्गत तिब्बत की दक्षिणी सीमा को अरुणाचल प्रदेश के साथ मैकमोहन लाइन के सहारे निर्धारित किया गया, अर्थात वहां से नीचे का सारा भाग भारत के हवाले है। लेकिन जब चीन, साम्यवादी चीन अस्तित्व में आता है तो वह इन रेखाओं को नहीं मानता है। उसका मानना है कि जब चीन कमज़ोर था तभी हो गया, इसमें चीन की सहमति नहीं ली गई, अतः चीन इन सीमाओं को नहीं मानता है। लेकिन कभी भी चीन ने खुलकर अभी तक भारत से ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। और भारत की दूसरी बड़ी गलती है कि नेहरू जी ने चीन के साथ संबंध तो आगे बढ़ाए, लेकिन कभी भी नेहरू जी ने कोई लिखित समझौता नहीं किया कि भारत के साथ चीन की ये सीमाएं हैं और इन सीमाओं की मर्यादा कभी भी भंग नहीं होनी चाहिए। नेहरू जी की यह भी एक बड़ी भूल मानी जाती है। सन 1950 में चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, तिब्बत पर हमला किया और तिब्बत पर अधिकार कर लिया। नेहरू जी ने चीन के इस कदम की आलोचना की और आलोचना का आधार ये था कि चीन को चाहिए था कि वो भारत को विश्वास में लेता। लेकिन नेहरू जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि तिब्बत पर चीन का अधिकार गलत है। नेहरू जी का यह मानना था कि चीन ने अगर तिब्बत पर अधिकार किया है तो अतीत में भी तिब्बत कई बार चीन का हिस्सा रहा है, और चीन ने अगर तिब्बत पर अधिकार कर लिया तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और भारत चाह कर भी इतनी दूर जाकर, इतने ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र में जाकर तिब्बत को कोई भी समर्थन प्रदान नहीं कर सकता। जबकि इसे भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक भूल माना गया, क्योंकि तिब्बत की अवस्थिति भारत और चीन के बीच में है, वो एक बफर राष्ट्र के रूप में रहा है। अगर चीन तिब्बत पर अधिकार नहीं करता तो हमेशा तिब्बत भारत और चीन के बीच एक अलग राष्ट्र के रूप में रहता, तो उसका फ़ायदा ये होता कि जब भी भारत और चीन के बीच युद्ध होता तो वह युद्ध या तो तिब्बत की भूमि में हो रहा होता या चीन की भूमि में हो रहा होता, और भारत की सीमाओं की सुरक्षा अपेक्षाकृत अधिक सुनिश्चित की जा सकती थी।
लेकिन तिब्बत पर चीन का अधिकार स्वीकार करते ही चीन हमारे साथ उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे आ गया जिसे अंग्रेजों के जाने के बाद हमने स्वीकार किया था। इसके पश्चात 1954 में 1954 में भारत ने चीन के साथ एक पंचशील समझौता किया और वहाँ से वही सअस्तित्व, अनाक्रमण, सार्वभौमिकता, ये सारी बातें यहाँ पर आईं, परस्पर लाभ, ये सारी बातें वहाँ पर आईं। और इस समझौते के अंतर्गत एक नारा भी बहुत लोकप्रिय हो गया, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन यह भाई गले तो मिला हुआ था, लेकिन उसके हाथ में एक खंजर था, क्योंकि 1954 के इस समझौते में भारत ने चीन का तिब्बत पर अधिकार पूरी तरह स्वीकार कर लिया, लेकिन भारत ने कहीं भी यहाँ पर यह चर्चा नहीं की कि चीन के साथ भारत की ये सीमाएं हैं और चीन इन सीमाओं का सम्मान करेगा। अगर नेहरू जी उस वक्त चाहते तो तिब्बत चीन को दे देते, जो कुछ भी करते करते, और इन सीमाओं पर अगर लिखित रूप में कुछ ले लेते चाउ एन लाई से, तो आगे चल के चीन के सामने वो दस्तावेज रखे जा सकते थे, क्योंकि आगे चल के चीन यही कहने वाला है कि हमने तो कभी ये कहा ही नहीं कि ये सीमा मैं मानूंगा। तो 1954 में एक संधि हो जाती है, लेकिन इस संधि से भारत को लाभ नहीं है, बल्कि इस संधि से चीन को ही ज़्यादा लाभ है। 1956 में दलाई लामा चीन की सरकार के डर से तिब्बत से भागकर भारत आ गए, लेकिन भारत अभी चीन के साथ कोई प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं चाहता था, तो नेहरू जी ने दलाई लामा को समझा बुझाकर वापस कर दिया। इस दौरान कई जगह सम्मेलन होते हैं, हर जगह सम्मेलन में भारत और चीन के नेता जाते हैं, और जहाँ जहाँ जाते हैं चीन ये देखता है कि नेहरू को ज़्यादा इज्जत मिल रही है, नेहरू को ज़्यादा सम्मान मिल रहा है। इवन दो कोरिया युद्ध में भी नेहरू ने चीन का पक्ष लेकर के यूएसए के खिलाफ वक्तव्य दिया था। इसके बावजूद जब भी किसी सम्मेलन में नेहरू और चाउ एन लाई वगैरह जा रहे हैं, तो वहाँ पर नेहरू को ज़्यादा सम्मान मिलता है। नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीतियों को लोग स्वीकार कर रहे हैं, लोग नेहरू की वाहवाही कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भारत का कद ऊंचा उठ रहा है, और यह चीज़ पड़ोसी के रूप में उपस्थित चीन को अच्छी नहीं लग रही है। ये कहा जाता है ना कि अगर पड़ोसी की दोनों आंखें जाती हैं, अगर मेरी दो आंख जाती है और पड़ोसी की एक आंख जाती है, तो कि हे भगवान मेरी दोनों आंखें फोड़ दो। अर्थात एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के वर्चस्व को नहीं देख सकता, उसके सम्मान में होने वाली वृद्धि को नहीं देख सकता। चीन के साथ भी यही था। माओ जेदांग और चाउ एन लाई भारत और नेहरू के बढ़ते हुए कद को लेकर चिंतित थे। यही नहीं, सन 1957 में नेहरू को खबर मिलती है कि चीन ने भारत वाले अक्साई चीन के हिस्से से जिनजियांग प्रांत से लेकर तिब्बत तक एक सड़क बना ली है, जो भारत के अक्साई चीन वाले क्षेत्र से गुजरती है। यहाँ पर नेहरू ने अपना विरोध पत्र लिखकर चाउ एन लाई के समक्ष रखा कि यह उचित नहीं है, यह भारत का हिस्सा है। चाउ एन लाई ने कहा कि कभी हमारी और आपसे औपचारिक रूप में इस संदर्भ में कोई बात ही नहीं हुई, और यही नहीं, मैकमोहन रेखा को मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, क्योंकि जब चीन कमज़ोर था तब ये चीज़ें की गई हैं, अतः चीन इन्हें स्वीकार नहीं करता। नेहरू को इस बात से बहुत धक्का लगता है। चीन 1950 से सड़क बना रहा था और भारत को पता 1957 में चला। यह भारत के खुफिया तंत्र की विफलता भी मानी जा सकती है, यह भारत के खुफिया तंत्र की गफलत भी मानी जा सकती है। हम चीन के प्रति इतने उदासीन हो गए कि वो हमारी सीमाओं में चुपके चुपके सड़कों का निर्माण कर लेता है और हमको पता भी नहीं चलता। यही नहीं, अब 1959 में तिब्बत में एक विद्रोह सा हो जाता है और चीन की सेना से डरकर, चीन के सरकार से डरकर दलाई लामा अपने कई सहयोगियों के साथ भारत आ जाते हैं। इस बार नेहरू उनसे मिलते तो हैं और नेहरू उनसे कहते हैं कि मैं आपको केवल यहाँ शरण दे सकता हूँ, मैं आपकी कोई भी राजनैतिक या सैनिक सहायता नहीं कर सकता। नेहरू ने दलाई लामा के किसी भी राजनैतिक और सैनिक सहायता करने से इनकार कर दिया। उन्हें केवल शरण मानवता के आधार पर दी गई थी, लेकिन चीन को यह पसंद नहीं आया कि भारत ने दलाई लामा को शरण क्यों दी, अर्थात चीन ने इसे सीधे अपनी शत्रुता माना। इस समय तक पणिक्कर महोदय चीन में भारत के पहले विदेश मंत्री हैं, चीन में भारत के पहले राजदूत हैं। विदेश मंत्रालय नेहरू के हवाले है, नेहरू के हाथ में खुद है। नेहरू के सलाहकार कृष्ण मेनन हैं, और यहाँ पर सेना में नेहरू एक अपने जान पहचान के कौल को उच्च पद पर नियुक्त करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो चीन
के तिब्बत पर कब्जे वाली चीज़ से ही सशंकित थे, उन्होंने नेहरू को पत्र भी लिखा कि नेहरू, पर्रिकर भले ही वहाँ राजदूत के रूप में है, लेकिन वह चीन की सोच को, चीन के मनोभावों को नहीं समझ पा रहा है। ध्यान रखना, चीन बड़ा शत्रु है। इसके बावजूद नेहरू को उम्मीद थी कि चीन ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जो भारत के साथ उसे प्रत्यक्ष संघर्ष में ला दे। शायद नेहरू का यह विचार था कि चीन इस स्थिति में नहीं है कि वो भारत के साथ प्रत्यक्ष संघर्ष कर सके, लेकिन चीन लगातार अपनी ताकत बढ़ाते हुए सीमाओं पर कुछ न कुछ खुराफात लगातार करता रहा। और जब 1959 में दलाई लामा को शरण दे दी गई तो चीन को लगा कि भारत चीन को एक प्रकार से चुनौती दे रहा है। इसके बावजूद 1960 में यूएनओ में नेहरू ने चीन के सुरक्षा परिषद के सीट के लिए चीन का पक्ष लिया और चीन के पक्ष में बयान दिया। ये कहना गलत है कि सुरक्षा परिषद की सीट भारत को मिल रही थी, भारत ने चीन को दे दिया, ऐसा नहीं है। जब भारत चीन का पक्ष रख रहा था तो एक दो राजनयिकों ने ये कहा था कि आप चीन का इतना पक्ष क्यों रख रहे हैं, क्यों ना आप ही ये सीट ले लें। सिर्फ इतनी अनौपचारिक बात हुई थी, कभी भी वह सीट भारत को नहीं दी गई। अब आप समझ सकते हैं कि 1960 तक चीन क्या क्या कर रहा है, लेकिन अभी भी नेहरू चीन के पक्ष में खड़े हुए हैं, चीन के साथ एक बेहतर संबंध चाहते हैं। जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो चीन की सोच प्रसारवादी है, वह ऐसे किसी भी कार्य से संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि वह भारत को कमज़ोर ही मानेगा। इसके अलावा 1961 में एक और घटना हो गई। 1961 में भारत की सेना ने पुर्तगालियों पर हमला कर या पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान कर गोवा को मुक्त करा लिया। अब वैश्विक स्तर पर भारत नेहरू के नेतृत्व में एक बेहतर, एक अच्छे राष्ट्र के रूप में जाना जा रहा है। भारत का यह उठाव भी पसंद नहीं आ रहा है और दूसरी तरफ जिस तरह गोवा को किया गया अलग, उसी तरह चीन को शंका हो गई कहीं भारत अक्साई चीन या सीमाओं पर यह क्रियाकलाप न कर दे। और इधर नेहरू ने भी जब चीन का यह रवैया देखा तो उन्होंने सीमाओं पर अपनी सेना को लगाना प्रारंभ किया। इसे नेहरू की फॉरवर्ड नीति कहते हैं, अग्रिम नीति कहते हैं। कुछ विचारकों का मानना है कि नेहरू की अग्रिम नीति ही चीन को हमले के लिए उकसा देती है, पर यह सत्य नहीं, कोई एक घटना नहीं है। इन सभी घटनाओं जिनको हमने बताया है, इन सभी घटनाओं का समुच्चय है। और चीन जो भारत का जो स्टेटस वर्ल्ड स्तर पे बढ़ रहा था, जो नेहरू का कद बढ़ रहा था, यह उस कद को और बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता था। अब वह पूरे विश्व को जता देना चाहता है कि अगर एशिया में कोई एक पावर है तो वह भारत नहीं, चाइना है। नीति चाइना की बेहतर है, न कि नेहरू की नीति बेहतर है। और इसी संदर्भ में पहले वह सितंबर 1962 में थागला पर हमला करता है और इसके बाद 20 अक्टूबर 1962 में गालवन घाटी में हमला करके वह 13 भारतीय चौकियों को ध्वस्त कर देता है। यह भारत के क्षेत्र में आकर किया गया हमला है, जबकि चीन का कहना था कि यह वो क्षेत्र है जो चीन का है और भारत ने यहाँ अनधिकृत रूप से चौकियाँ बना रखी हैं। यही नहीं, चीन ने मैकमोहन रेखा को पार कर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में हमला किया और स्थिति यह हो गई कि असम तक चीनी सेना के पहुंचने की आशंका उत्पन्न हो गई। जो सबसे बुरी स्थिति भारत के लिए थी कि भारत इस युद्ध के लिए कहीं से तैयार नहीं था। भारत के सैनिकों के पास साजो सामान का, अस्त्रों शस्त्रों की अत्यधिक कमी थी। भारतीय सैनिक केवल अपने आत्मबल के दम पे लड़े। तब भी कई चौकियों पर उन्होंने चीनियों के साथ बहुत अच्छा संघर्ष किया, लेकिन अंततः भारतीय सैनिकों को पीछे लौट आने का आदेश ही दिया गया। नेहरू ने यूएसए से मदद मांगी, रूस से मदद मांगी, ये सारी मदद मिलने का आश्वासन भी हुआ, लेकिन नवंबर 1962 को जिस प्रकार अक्टूबर में चीन आया था, उसी तरह अपने आप वो चीन वापस भी चला गया। लेकिन चीन वापस गया, लेकिन चीन की सोच याद रखिए, चीन की सोच है 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। अर्थात चीन भारत की सीमा में 2 कदम आया था और वापस कितना गया, केवल 1 कदम। अर्थात फिर भी उसने 1 कदम की भूमि भारत से छीन ली, या भारत के 1 कदम की भूमि पर उसका नियंत्रण बना रहा। और वह नियंत्रण लद्दाख क्षेत्र में, पश्चिमी सेक्टर में, अक्साई चिन वाले क्षेत्र में बना रहा, जहां लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि अभी भी अक्साई चिन के रूप में चीन के हाथ में मौजूद है।
चीन के साथ हुई यह पराजय बहुत हाहाकारी थी। इससे नेहरू की पूरी नीति पर प्रश्न चिन्ह लग गया। वे लोग जो नेहरू के आगे आंख भी नहीं उठा पाते थे, उन्होंने नेहरू को जम करके गालियां दी। 1963 में पहली बार नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। नेहरू ने कहीं एक बार संसद में कह दिया कि वह ऐसा क्षेत्र है जहां पर घास भी नहीं उगती, उसके लिए क्या लड़ना। तब एक सांसद महोदय ने उठकर अपने गंजे सिर को दिखाते हुए कहा था, यहाँ बाल भी नहीं उगते तो क्या मैं इस सिर को काट दूं। नेहरू इस आघात को लंबे समय तक सह नहीं पाए और 1964 में उनकी मृत्यु हो गई। नेहरू के लिए एक व्यक्तिगत आघात था, पूरे भारत के लिए हिंदी चीनी भाई भाई जैसे नारे का मजाक बन के रह गया। भारत का क्षेत्र भी चला गया। पिछले 14-15 वर्षों में भारत ने जो एक छवि बनाई थी, वो छवि भी बिगड़ी। चीन ने पाकिस्तान जैसे देशों का समर्थन कर भारत में और भी अस्थिरता फैलाने का प्रयास किया। इसके बावजूद कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमने फिर उठकर चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की। 1967 में एक बार फिर से नाथुला के समीप चीन ने भारतीय सैनिकों पर हमला करने का प्रयास किया और अब की बार भारतीय सैनिकों ने चीन को खदेड़ के मारा। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है, भारतीय सैनिकों की इस विजय का उल्लेख बहुत कम प्राप्त होता है। 1962 का उल्लेख बहुत ज़्यादा है, 1967 का उल्लेख ही नहीं किया जाता। भारत और चीन के बीच जो अंतिम प्रत्यक्ष मुठभेड़ 2020 के पहले हुई थी, 1975 में हुई थी, जबकि अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में 4 भारतीय सैनिक मार दिए गए थे। भारत ने इसका कड़ा प्रतिरोध व्यक्त किया था और उसके बाद फिर कभी भी भारत और चीन के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सैनिक मारे जाते। सीमा संबंधी कई संधियां भी हुई। 1996 के एक समझौते के अनुसार ये हो गया कि भारत और चीन सीमा पर सशस्त्र संघर्ष से बचेंगे। यही कारण है कि आप देखते हैं कि जब भी भारत और चीन के सैनिक सीमा पर लड़ते हैं तो धक्का मुक्की ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सशस्त्र रूप में लड़ा नहीं जाता है। ये समझौता है, समझौते का पालन किया जाता है। सन 2005 में भी समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का अंग मान लिया गया और भारत ने तिब्बत संबंधी सभी अधिकार या सभी चीज़ें चीन की मान ली। लेकिन इस समय तक भारत और चीन के संबंधों के बीच एक परिवर्तन सा आ गया था। वो परिवर्तन क्या था जो आया था? वो परिवर्तन यह था कि भारत ने भी मान लिया था कि भारत और चीन के साथ सीमा विवाद चलते रहेंगे, लेकिन भारत को सीमा विवाद के साथ व्यापार के मुद्दे पर अलग से सोचकर चीन के साथ काम करना चाहिए और चीन के साथ भारत का व्यापार लगातार बढ़ता रहा और हालात अल्टीमेटली 2020 तक ये हो गए हैं कि भारत कच्चे माल का निर्यात करता है, बनी बनाई वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं का आयात करता है। भारत आयात ज़्यादा कर रहा है, निर्यात कम कर रहा है, अर्थात बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन चाइना के पक्ष में है, अर्थात भारत का धन चाइना जा रहा है। लेकिन चीन ने जिस तरह से 1980 के बाद तरक्की की, 1980 के बाद अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे बढ़ाया, उसका फ़ायदा चीन को मिला। भारत इसके बदले में या भारत चीन की तुलना में देखा जाए उतनी तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काम नहीं कर पाया। यह उसकी इकोनॉमी की कुछ कमजोरियां रहीं, जिन पर कभी और बात की जाएगी। चीन को ये लगने लगा कि यह भारत व्यापार में ही उलझा रहेगा, सीमा संबंधी मुद्दे पर हमसे कुछ भी यह नहीं करेगा, अर्थात भारत से कहीं आगे चीन है। और वैश्विक स्तर पर यह माना भी जाने लगा कि चीन एक खरगोश है, भारत एक कछुआ है और इतिहास से सबक लेकर के इस बार खरगोश हारेगा नहीं, बल्कि कछुए को ही पीछे रह जाना पड़ेगा। वैश्विक स्तर पर चीन की वाहवाही हो रही थी, वैश्विक स्तर पर चीन एक ताकत के रूप में था और भारत के बारे में अच्छी बातें तो कही जा रही थीं, लेकिन चीन को लग रहा था भारत मेरी तुलना में कहीं और नहीं है। इसलिए चीन भारत के साथ उतना ज़्यादा उलझने की कोशिश भी नहीं करता है, वह केवल अपने व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करता है। सन 2014 में वैश्विक स्तर पर बड़े राजनीतिक परिवर्तन होते हैं। भारत में नरेंद्र मोदी आते हैं, यूएसए में ट्रंप महोदय आते हैं, पुतिन जी मौजूद हैं रसिया में और शी जिनपिंग चाइना में।
नरेंद्र मोदी ने जो विचारधारा सामने रखी वो ये रखी कि चीन के साथ व्यापार करते रहो, चीन के साथ दोस्ती का व्यवहार करते रहो और इसके साथ ही साथ अपनी ताकत को बढ़ाते रहो, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाते रहो जब तक कि आप चीन से मुकाबला करने वाले नहीं हो जाते। यही कारण है कि भारत ने लायन को प्रस्तुत किया, बब्बर शेर को प्रस्तुत किया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम दिए। चीन इनसे आशंकित हुआ, चीन को भय हुआ कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहीं चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को चुनौती तो नहीं देगा। यह एक आशंका की बात चीन के मन में बैठती चली गई। यद्यपि यह विवाद का विषय है कि मेक इन इंडिया कितना सफल रहा, कितना असफल, लेकिन आगे चलकर हमें मेक इन इंडिया पर ही विश्वास करना होगा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने तूफानी स्तर पर विभिन्न देशों के दौरे किए और विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मिलकर, प्रमुखों से मिलकर उन्होंने एक वैश्विक स्तर पर न सिर्फ भारत की बल्कि अपनी छवि भी एक विश्व नेता के रूप में प्रस्तुत की, एक ऐसे राष्ट्र के नेता के रूप में प्रस्तुत की जो हिंद महासागर के शीर्ष पर है, जो केंद्रीय स्थिति रखता है और जो विश्व के सभी मामलों में लीडर बनने की क्षमता रखता है। अर्थात चीन जो ये सोच रहा था कि भारत का उदय रुक गया है, वास्तव में भारत का फिर से उदय होने लगा था। चीन इससे भी सशंकित था। जहां चीन के रूस से, जापान से, वियतनाम से, फिलीपींस से विवाद चल रहे थे, जहां प्रशांत क्षेत्र में चीन और यूएसए के बीच प्रतिद्वंदिता चल रही थी, वहीं भारत विश्व के अधिकांश देशों से, जो कि चीन के शत्रु से, उनसे भारत की अच्छी दोस्ती थी, मैत्री थी। यह चीज़ भी चीन को अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन मैंने आपसे कहा, चीन की सोच को समझना जरूरी है, तभी आप चीन को परास्त कर सकते हैं। जिस तरह से मोदी सोच रहे थे कि अभी चीन के साथ व्यापार करते रहो, अपने अन्य सेक्टर्स को मजबूत करो, समय आने पर चीन के साथ अगर कुछ होता है, कुछ युद्ध होता है या चीन के साथ कोई मनमुटाव होता है, तब भारत उससे उस स्तर पर निपटेगा, लेकिन पहले भारत को मजबूत बनाया जाए। उसी तरह शी पिंग ये सोच रहे थे कि व्यापार में कमी ना आने पाए और अपने स्वार्थों को निकाल लिया जाए, इसलिए वो बहुत सारी बातें मन में रख करके नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। दोनों नेता झूला झूलते हैं, दोनों नेता महाबली की मूर्ति के आगे खड़े होकर पोज देते हैं, लेकिन चीन के मन में जहां भय है कि मोदी का यह उत्थान चीन के लिए उपयुक्त नहीं है, वहीं मोदी ये सोच रहे हैं कि वक्त आने दो, चीन के साथ वक्त आने दो, तब यह बताया जाएगा कि भारत 2020 का भारत है कि 1962 का भारत है। चीन ने अपनी एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रस्तुत की, वन बेल्ट वन रूट, जो न सिर्फ कई स्थलीय क्षेत्रों के एक बड़े क्षेत्र को जोड़ती है, महाद्वीपों को जोड़ रही है, बल्कि वो महासागर के साथ भी जुड़ के जाती है। चीन का यहाँ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ और ये जो हिस्सा गुजरता है भारत के उत्तर में अक्साई चीन के पास से होकर गुजरता है, कराकोरम दर्रे के पास से होकर गुजरता है और इसका एक भाग है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चीन को पूरी उम्मीद थी कि इतनी बड़ी परियोजना में भारत इसका हिस्सा जरूर बनेगा, लेकिन भारत ने चीन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा बनने से मना कर दिया। दूसरी चीज, प्रशांत महासागर के संदर्भ में लाए जाने वाले अनन्य व्यापारिक समझौतों पर भी, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट्स पर भी भारत ने कहीं से भी चीन का साथ नहीं दिया। भारत ने यहाँ पर अपने राष्ट्र के हितों को आगे रखते हुए चीन को स्पष्ट रूप में कहा कि आपसे हमारी दोस्ती तो है, लेकिन राष्ट्र के आर्थिक हितों को दांव पे नहीं लगाया जाएगा। यही नहीं, अब इंडो पैसिफिक संदर्भों में भी भारत की बात होने लगी। भारत प्रशांत महासागर तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने लगा। चीन ने कोशिश की कि भारत को मोतियों की माला से घेरकर हिंद महासागर में भारत को पस्त कर दिया जाए, लेकिन भारत ने वियतनाम के सहारे साउथ चाइना सी में अपनी उपस्थिति दर्ज की और नॉर्थ ईस्ट में ब्रह्मोस मिसाइल तैनात करके यह स्पष्ट रूप से बता दिया कि अगर अवसर आएगा तो भारत जवाब देने में चूकेगा नहीं।
दूसरी ओर चीन ने पाकिस्तान को उकसाकर भारत में आतंकवाद आदि को प्रेरित किया। तो भारत ने अपना ट्रंप कार्ड चलते हुए, यूएसए के ट्रंप नहीं, भारत ने अपना ट्रंप कार्ड चलते हुए अनुच्छेद 370 में ही बदलाव कर दिए। जम्मू कश्मीर के स्टेटस को एकाएक बदल दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 यूनियन टेरिटरीज आ गए और भारत ने पीओके पर भी दावा ठोक दिया। पीओके का एक हिस्सा चीन के पास भी है, जिसे हम सीओके कहते हैं। अगर भारत पीओके पर दावा ठोक रहा है तो चीन के उस हिस्से पर भी भारत का दावा हो गया। और भारत पूरे लद्दाख पर दावा कर रहा है, पूरे लद्दाख को यूनियन टेरिटरी के रूप में घोषित कर रहा है, अर्थात वह क्षेत्र अक्साई चीन का भाग जो चीन ऑक्युपाइड लद्दाख है, उस पर भी भारत ने अपना दावा ठोक दिया। अब चाइना के तिल मिलाने की बारी थी, क्योंकि भारत ने उन सभी आधार को बदलने का प्रयास कर दिया जिसके आधार पर चीन समझ रहा था कि भारत कमज़ोर है, भारत को जैसे चाहो वैसे मोड़ा जा सकता है। लेकिन सन 2020 तक आते आते भारत सरकार ने अपने मंसूबे स्पष्ट कर दिए थे कि भारत न तो किसी से निगाह उठाकर बात करेगा, न तो किसी से निगाह झुकाकर बात करेगा, भारत सबसे निगाह से निगाह मिलाकर बात करेगा। यह एक बड़ा अद्भुत समय था भारत के लिए। इसी समय कोरोना की महामारी आती है और कोरोना की महामारी का सारी जिम्मेदारी चाइना के ऊपर ही डाली जाती है। ताइवान में चाइना को लेकर संघर्ष की स्थितियां हैं, हांगकांग में चाइना को लेकर संघर्ष की स्थितियां हैं, पूरे प्रशांत महासागर में जापान के साथ इसका विरोध है, दक्षिण कोरिया के साथ विरोध की चीज़ें हैं, रूस के साथ द्वीपों को लेकर विरोध है, इधर फिलीपींस वियतनाम के साथ इसका विरोध है, दूसरी तरफ म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव जिनको बहुत सहायता दी थी चीन ने, उन्होंने भी चीन की असलियत को जान लिया है और वो चीन के साथ अब उस समर्थन में नहीं खड़े हैं जितने बड़े समर्थन में वो पहले खड़े थे। और इस हालात में अगर पूरे विश्व में कोई एक राष्ट्र उभर कर आता है जिसकी एक विश्वसनीय छवि बनती है, वह छवि बनती है भारत। और चीन को यह बर्दाश्त नहीं है कि वैश्विक स्तर पर भारत का उत्थान चीन से ज़्यादा दिखे। न सिर्फ भारत कि इस उत्थान को अपमानित करने के लिए, भारत की सभी उपलब्धियों को नकारने के लिए, बल्कि वैश्विक शक्तियों को भी यह बताने के लिए कि वह राष्ट्र जिसे तुम आज अपना मित्र मान रहे हो वह हमारे आगे कुछ भी नहीं है। और उसने 15 जून को गालवान घाटी पर, गालवान नदी की घाटी पर जो कार्य किया, उस कार्य के अंतर्गत भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। आखिरकार गालवान घाटी में यह घटना हुई क्यों? यह घटना इसलिए हुई कि भारत ने कराकोरम पास के समीप, कराकोरम दर्रे के समीप LAC से 9 किलोमीटर पहले ही दौलत बेग ओल्डी से लेकर दारबुक तक एक सड़क का निर्माण कर दिया, जिसे दारबुक श्योग दौलत बेग ओल्डी सड़क कहा जाता है। और यह सड़क रणनीतिक रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सड़क द्वारा भारत आसानी से लेह से लेकर लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी तक रसद सामग्री अपनी सेनाएं पहुंचा सकता है और युद्ध की स्थिति में चीन को करारा जवाब दिया जा सकता है। यही नहीं, दौलत बेग ओल्डी पर विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टियों में से एक हवाई पट्टी भारत की मौजूद है, जहां से भारत के लड़ाकू विमान उड़ान भर सकते हैं। चीन ने जब ये सब देखा, तब चीन को लगा कि भारत वो भारत नहीं रह गया, इसलिए अब भारत से सीधे टकराकर न सिर्फ वह उन सभी देशों को सबक देना चाहता है, उन सभी देशों तक संदेश देना चाहता है जो भारत के समर्थक हैं, बल्कि भारत को भी बताना चाहता है कि आप जिस उत्थान को देख रहे हो वह उत्थान आभासी है। वास्तव में एशिया में अगर कोई एक ताकत है तो वह चीन है। चीन से मुकाबला नहीं किया जा सकता। और इसी मुगालते में रह के चीन ने गालवान घाटी पर यह हरकत कर डाली। लेकिन भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को भरपूर जवाब दिया है। नतीजतन
वार्ता के दौर शुरू हुए और चीन वापस लौटा। लेकिन याद रखना दोस्तों, चीन की सोच 2 कदम आगे 1 कदम पीछे। चीन ने दिखाया तो वो लौट रहा है, लेकिन वो उत्तर की तरफ बढ़कर अन्य क्षेत्रों में कब्जा कर रहा है। लेकिन भारत ने भी इस बार कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। 2020 का भारत है। भारत ने भी अब मिसाइलें तैनात कर दी हैं, भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है और भारत ने भी एंटी मिसाइल सिस्टम को वहां पर लगा रखा है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ ब्रह्मोस तैनात कर दी गई है। रूस के साथ समझौते हुए हैं। राजनाथ सिंह का हालिया रूस के साथ दौरा अत्यधिक सफल रहा है। यूएसए का भी हमें सपोर्ट मिल रहा है। जापान हमारे प्रमुख मित्रों में से है। वियतनाम तथा अन्य देशों के साथ हमारे संबंध बेहतर ही हैं। ताइवान का हमें सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इन सब के दौरान याद रखना होगा कि यूएसए के सपोर्ट को लेकर बहुत उत्साहित नहीं होना है, क्योंकि यूएसए का अवसरवादी राष्ट्र वो भी है और वो अपने लाभ के अनुसार भारत को सपोर्ट देगा। भारत को यूएसए की अपेक्षा रूस के सहयोग पर ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। लेकिन अभी यूएसए जिस तरह की गतिविधियां कर रहा है वो भारत के हित में है। और 2020 में जो चीन ने भारत पर हमला करने का प्रयास किया है, यह उतना आसान नहीं रह गया जितना 1962 के चीन को लगा था, और भारत इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अब प्रश्न उठता है, भारत को क्या करना चाहिए? भारत को 2 मोर्चे पर काम करना चाहिए। एक मोर्चा है यहां पर अल्पकालिक और एक मोर्चा है दीर्घकालिक। अल्पकालिक मोर्चा क्या है? जो भारत कार्य कर रहा है, सीमा पर अपने सैनिकों में वृद्धि करना, सैनिकों को उचित रक्षा सामग्री से लैस करना, चीन को उसी की भाषा में संयमित जवाब देना। क्योंकि चीन कभी भी भारत के साथ प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं जीत सकता, क्योंकि भारत की सेनाएं लगातार ऊंचे पहाड़ों पर लड़ती रही हैं। चीन की सेनाओं को ऊंचे पहाड़ों पर लड़ने का इतना अनुभव नहीं है। इसके अलावा भारत की जल सेना चीन के जल सेना से कहीं ज़्यादा ताकतवर है। वह समुद्र में भारत की सेनाओं का सामना नहीं कर सकता है। इसके अलावा चीन के अन्य देशों के साथ चुनौतियां हैं। चीन की कई बड़ी परियोजनाएं ठप पड़ी हुई हैं। कोरोना काल में चीन को आर्थिक नुकसान भी हुआ है। कुल मिलाकर चीन अभी इस स्थिति में नहीं है कि भारत के साथ प्रत्यक्ष युद्ध कर सके। भारत की अपनी यही सब चुनौतियां हैं, लेकिन इसलिए भारत को चाहिए कि कम से कम अगर कोई सर्प विषहीन हो, वह काट भी न सकता हो, तो उसे फुफकारना जरूर चाहिए। लोगों में भय जरूर होना चाहिए। भले ही प्रत्यक्ष युद्ध न हो, लेकिन भारत को सीमाओं पर अपनी ताकत का प्रदर्शन लगातार करते रहना चाहिए तथा उसे अपने मित्र देशों से समर्थन प्राप्त कर वैश्विक मंचों पर लगातार चीन पर दबाव बनाए रखना चाहिए। अल्पकालिक। दीर्घकालिक क्या है? दीर्घकालिक, अब आप सोचें अगर भारत अल्पकालिक ही अपनाएगा तो चीन क्या करेगा? चीन जवाब देगा ना, तो चीन जवाब ये देगा कि चीन पाकिस्तान को उकसाएगा। गालवन घाटी में जो ये हमला है, यह भी माना जा रहा है कि चूंकि जब से भारत ने 370 को हटाया है, तब से यहाँ पर पीओके वगैरह पर जैसा नियंत्रण करने की बात भारत कर रहा है, उस तरह की स्थिति में पाकिस्तान में एक बौखलाहट है और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर घाटी में आना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त सेना पूरी तरह वहाँ पे सजग है, क्योंकि उसे पता है ये होगा। इसलिए इस वक्त आतंकवादियों को घाटी में आने का मौका नहीं मिल रहा है, और घाटी में आतंकवादी नहीं आएंगे तो घाटी को अस्थिर नहीं किया जा सकता है। इसलिए चीन ने गालवन वैली पर हमला किया है, जिससे कि पाकिस्तान को अपने प्रायोजित आतंकवादियों को भेजने का अवसर प्राप्त हो सके। क्योंकि आगे चल के जब सर्दियां आ जाएंगी तो वे दर्रे जिससे आतंकवादी आते हैं सब बर्फ से भर जाएंगे, फिर आना संभव नहीं होगा। अर्थात यही समय है जबकि भारत में इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, अन्यथा इसके बाद गर्मियों तक आतंकवादियों की इन्फिल्ट्रेशन संभव नहीं होगी। दूसरी चीज, चीन ने नेपाल को भी आगे कर दिया है, क्योंकि नेपाल में भी कम्युनिस्ट पार्टी शासन में है। तो यहाँ उत्तराखंड के कालापानी क्षेत्र से लेकर इन सभी हिस्सों में लगातार उत्तराखंड ने अपना दावा ठोका है। भारत को यहाँ पर कूटनीति का सहारा लेना होगा। उत्तराखंड में जितने भी भारतीय समर्थक लोग हैं उनको एक्टिवेट करना होगा,
उत्तराखंड में ओली सरकार के खिलाफ एक अविश्वास का माहौल बनाना होगा और ओली सरकार से बातचीत भी करनी होगी। अमेरिका की हकीकत उन्हें चीन की हकीकत उन्हें बतानी होगी, उन्हें विश्वास में लेना होगा। ये कूटनीतिक तरीके भी अपनाने होंगे। चीन तीसरा काम क्या करेगा? वो बांग्लादेश को भी अपने पक्ष में लाएगा। यद्यपि शेख हसीना है, लोग ये कहते हैं कि शेख हसीना के होते भारत के खिलाफ कोई काम नहीं होगा। मित्र, बिल्कुल गलत सोचते हैं वो लोग। बांग्लादेश अपने हितों की सोचेगा, भारत के हितों की नहीं। अगर चीन बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में निवेश करता है तो वह भी बांग्लादेश की कठपुतली, वह भी चीन की कठपुतली बन जाएगा। इसलिए चीन सिर्फ भारत को नहीं, बल्कि वह भारत को पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश द्वारा भी उलझाने का लगातार प्रयास करेगा। तो भारत को इन सब के साथ कूटनीतिक संबंध रखने होंगे। इन कूटनीतिक संबंधों के साथ जवाब देना होगा किसको? चाइना को। दीर्घकालिक लक्ष्यों के अंतर्गत ये होगा कि भारत को अपने यहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आगे करना होगा। यह बहुत आसान नहीं होगा कि भारत एकाएक चाइना की सभी चीज़ों का बहिष्कार कर दे, और ये उचित भी नहीं होगा। चीन भारत से कच्चा माल लेता है, हमको बना बनाया माल देता है। लेकिन अगर हम सब भारतीय मिलके यह प्रण ले लें कि जितना हो सकेगा उतना हम चीन के सामान का बहिष्कार करेंगे, हमने थोड़ा थोड़ा भी अगर बहिष्कार किया तो हम कितने हैं समझ रहे हो? 1 अरब 30 करोड़ हैं। हालात क्या होंगे? हमने 10-10 रुपए की भी चीज का बहिष्कार कर दिया तो अरबों में जाएगा घाटा। सारी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आप छोड़ सकते हैं राष्ट्र के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। मैं तो आपसे कह रहा हूं, केवल उन चीजों को न लीजिए जो मेड इन चाइना है। मेड इन चाइना बनी उन चीजों को मत लीजिए जो आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है। बाकी चीज़ों को आप ले सकते हैं, और जैसे जैसे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होता जाएगा हम वहाँ से उत्पादन करते जाएंगे और धीरे धीरे भारत के सामान चीन के सामान का स्थान ले सकते हैं। अन्यथा भारत ताइवान से सामान ले सकता है, भारत दक्षिण कोरिया से सामान ले सकता है, भारत हांगकांग से सामान ले सकता है, जापान से सामान ले सकता है, यूएसए के साथ व्यापार संबंधी अच्छे समझौते कर सकता है, क्योंकि इन देशों से भी सस्ता सामान मिल सकता है भारत को और अच्छी क्वालिटी का मिल सकता है। भारत को इनसे व्यापारिक संबंधों पर भी काम करना होगा, साथ में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी उठाने का काम होगा। ये 1-2 साल में नहीं होगा, इसमें 1 दशक भी लग सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 1 दशक कोई बड़ा समय नहीं होता है। अगर हम इसे 1 दशक में भी कर पाए तो आने वाले कई दशक हमारे होंगे। दूसरी चीज़, भारत ने अब तक भल मनसाहत दिखाते हुए चीन के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, लेकिन चीन ने सदैव भारत की सीमाओं को विवादित बताते हुए वैश्विक मंचों पर प्रोपोगेंडा किया है। इसलिए अब भारत का समय है। वन चाइना जैसा कुछ भी नहीं है। भारत को बार बार ताइवान का पक्ष लेकर ताइवान पे होने वाले अत्याचार की बात करनी चाहिए, हांगकांग पर होने वाले अत्याचार की बात करनी चाहिए, चीन द्वारा भारतीय सीमा की मर्यादा को लांघने का बात करना चाहिए, तिब्बत के अधिकारों की बात करना चाहिए, चीन द्वारा माल को डंपिंग किए जाने वाली बातों पर बार बार आवाज़ उठानी चाहिए। अर्थात वैश्विक मंचों पर चीन की कमजोर नस को दबाना चाहिए। जब तक चीन को दर्द नहीं होगा तब तक चीन को एहसास नहीं होगा कि आखिरकार उसने धोखेबाजी करके क्या खोया है। यही नहीं, भारत को बेहतर रक्षा समझौते अन्य देशों से करने होंगे, आपूर्ति करनी होगी उन सभी संसाधनों की जिसकी हमारी सेना को ज़रूरत है, और इसके अलावा स्वदेशी विमानों, स्वदेशी लड़ाकू विमानों, काली जैसे हथियारों, इन सब का बेहतर विकास और जल्दी विकास करना होगा। हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बड़े पैमाने पर पैसा झोंकना होगा। अर्थात भारत को दीर्घकालिक और अल्पकालिक दोनों रणनीतियों का समन्वय करना होगा। इसके साथ ही भारत सरकार को जरूरत होगी आंतरिक मसलों पर विपक्ष के साथ भी एक समायोजन करने का प्रयास करे, और विपक्ष को भी बहुत जिम्मेदार होने की वर्तमान में ज़रूरत है। चीन कोशिश करेगा कि भारत को आंतरिक रूप से कमज़ोर किया जाए। चीन की जो कंपनियां भारत में हैं वे
कई ऐसी चीज़ों को प्रायोजित कर सकती हैं जो भारत को अस्थिर करे। भारत में ऐसे कई तत्व हो सकते हैं जो चीन के पक्ष में खड़े हों और भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें। आने वाले समय में यह देखना बहुत आकर्षक होगा कि भारत इन चुनौतियों से कैसे निपटता है। लेकिन दोस्तों, भारत सदैव समस्याओं से उभर कर सामने आया है। एक पौराणिक पक्षी कहा जाता है फिनिक्स, कहते हैं वो राख में बदल जाता है, फिर वो राख से जीवित होता है। भारत अपनी राख से जीवित होने वाला राष्ट्र है। जब जब लोगों को लगा है कि भारत समाप्त, तब तक भारत एक विराट रूप में सामने आया है। भारत, भारतीयता और भारतीय मिलकर इन सभी चुनौतियों से न सिर्फ निपट लेंगे, बल्कि आने वाले दशकों में भारत को विश्व गुरु बनाने के अभियान को भी सफल करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। चीन को माकूल जवाब दिया जा रहा है। युद्ध की स्थितियां नहीं आने दी जाएंगी। अगर आती हैं तो युद्ध से पीछे भी नहीं हटा जाएगा, क्योंकि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी आपका मित्र नहीं होना चाहेगा। इसलिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रदर्शित करना होगा कि वह एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला राष्ट्र है, अतीत की चीज़ों से सबक लेकर नए तरीके से उठने वाला राष्ट्र है, और तभी विश्व में भारत की जय होगी। और उम्मीद है कि भारत इन अल्पकालिक और दीर्घकालिक कदमों को उठाकर आने वाले दशकों में वैश्विक स्तर पर न सिर्फ अपनी पहचान निर्धारित करेगा, बल्कि वैश्विक मामलों का नेतृत्व करता भी रहेगा। तो दोस्तों, चीन के साथ होने वाली आगे की घटनाओं पर आप ध्यान रखते रहिए। आने वाले समय में अब इसके बाद हमारे कुछ और वीडियो छिटपुट आते रहेंगे, लेकिन मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूं जिसे मैं कहता हूं भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण किस्सेबाजियां या भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण किस्से, और मैं प्रारंभ करूंगा प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण किस्से। शीघ्र ही यह श्रृंखला आपके सामने होगी। तब तक ड्रैगन की धोखेबाजी याद रखिए, और ये भी ध्यान रखिए कि आप भी राष्ट्र का हिस्सा हैं। अगर आपने 1 रुपए का सामान भी चीन का नहीं लिया, चीन की बनी हुई सामग्री जो 1 रुपए की भी है, अगर उसका भी बहिष्कार किया, तो आज उस 1 रुपए की भी कीमत है। जो कुछ भी करना है तार्किक रूप में करना है, भावात्मक रूप में नहीं करना है। सारे कदम उठाए जा सकते हैं, सब कुछ किए जा सकते हैं, बस तर्कपूर्ण तरीके से सोचा जाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भारत चीन संबंध पार्ट 2 अच्छा लगा होगा। आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। धन्यवाद।